हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम तुम सबका ड्रीम कॉमर्स कॉलेज एसआरसीसी। और आज ये है हमारा आखिरी पार्ट चैप्टर रूरल डेवलपमेंट का। तो मैं ऑलरेडी तुम्हें सारा कुछ इस चैप्टर में करवा चुकी हूँ। आज लास्ट टॉपिक हमारे पास बचते हैं डाइवर्सिफिकेशन का और ऑर्गेनिक फार्मिंग का, जिनको आज जल्दी से हम खत्म करके इस चैप्टर को कर देंगे खत्म। तो जल्दी से वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर मेरे पिछले लेक्चर्स देखने हैं तो नीचे प्लेलिस्ट का लिंक है, सारे सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट को सेव कर लो सो दैट कभी भी जरूरत पड़े कोई भी चैप्टर वहां से देख सकते। तो आज हमें सबसे पहले शुरू करना है डाइवर्सिफिकेशन से, ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ा है कि बेटा रूरल एरिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर में भी प्रॉब्लम्स हैं, एग्रीकल्चर सीजनल है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है। हमें नेचर पे डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। रूरल क्रेडिट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, फार्मर्स को क्रेडिट लोन नहीं मिलता है, उसके बारे में हमने सब कुछ पढ़ा। एंड यहाँ तक पढ़ के हमने ये चीज कंक्लूड करी कि हमारा जो रूरल एरिया है ना, वो काफी ज्यादा हद तक ना एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। और जो मेरा एग्रीकल्चर है वो बहुत ज्यादा ठीक हालत में है नहीं है। तो अगर मुझे रूरल एरिया को इम्प्रूव करना है, रूरल एरिया के लोगों को, उनकी लाइफ को, उनकी इकोनॉमी को, उनकी लिविंग स्टाइल को वहां पे डेवलपमेंट लानी है, हर चीज को इम्प्रूव करना है, तो मुझे ना सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट नहीं रहना। मुझे एग्रीकल्चर को छोड़ के और चीजों में भी डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, मुझे और चीजें भी लानी पड़ेंगी। या तो मैं एग्रीकल्चर को ही इम्प्रूव करूं, या फिर मैं और ज्यादा ऑप्शंस लेके आऊं जहां पे रूरल एरिया के लोग खुद को एम्प्लॉय कर सके, काम कर सके। तो डाइवर्सिफिकेशन दो तरीके से कर सकते हैं। पहली चीज तो तुम एग्रीकल्चर को ही इम्प्रूव कर दो, यानी तुम अपने क्रॉपिंग पैटर्न को ही चेंज कर दो, जिससे कि तुम्हें एग्रीकल्चर में ही ज्यादा फायदा होने लग जाए। दूसरी चीज, हर कोई एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट ना रहे, तुम कुछ और ऑप्शंस भी लेकर आओ। तो तुम अपनी लेबर फोर्स को सिर्फ और सिर्फ फार्मिंग पे, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट मत रखो, उनको शिफ्ट करो नॉन फार्म सेक्टर्स में। अगर तुम ये दो चीजें करते हो तो इससे क्या होगा, तुम्हारा एग्रीकल्चर भी इंप्रूव होगा, प्लस लोगों की एग्रीकल्चर से डिपेंडेंस कम हो जाएगी, और वो दूसरे कुछ ऑप्शंस में जाके काम कर पाएंगे, विच विल अगेन इम्प्रूव एग्रीकल्चर, क्योंकि उसके ऊपर अब जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं कैसे कैसे हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न कर सकते हैं। पहले यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि हम सिर्फ एक ही तरीके की क्रॉप उगाते हैं, ठीक है। हमें मल्टीपल वेराइटी ऑफ क्रॉप्स उगानी चाहिए। जैसे इंडिया में मोस्टली क्या होता है, राइस, फिर वीट, फिर राइस उगाया, फिर वीट उगाई। तुमने अगर पढ़ा हो, बचपन में पढ़ा तो होगा, याद नहीं होगा। खारिफ सीजन होती है, रबी सीजन होती है, मेजरली दो सीजन होते हैं, है ना। एक सीजन में राइस उगाए जाते हैं, एक सीजन में वीट उगाई जाती है। और हमारे फार्मर्स कई सालों से रेपिटेटिवली यही करते आ रहे हैं। राइस उगा लिया, राइस हार्वेस्ट किया, वीट उगा ली, वीट हार्वेस्ट किया, राइस उगा लिया। हम राइस वीट के साथ ही खेल रहे हैं। इसकी वजह से क्या होगा, कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स जो राइस और वीट यूज करते हैं, वो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स सॉइल में से खत्म हो जाएंगे, विच इज वाई हमारा सॉइल, हमारी लैंड बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं रहेगी। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, बीच में मैं कुछ और भी चीजें उगाने लग जाऊं, जैसे कि शुगर केन, कॉटन, जूट, ऑयल सीड्स, हम कुछ और भी चीजें अगर बीच बीच में उगाने लग जाए, जैसे एक बार राइस उगाया, फिर वीट उगाई, फिर कॉटन उगा ली, फिर शुगर केन, फिर जूट, फिर कुछ और, अगर हम डाइवर्सिफाई कर दे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ करने लग जाए, तो एक ही टाइप का न्यूट्रिएंट सॉइल में से खत्म नहीं होगा। तो जो मेरी सॉइल है, जो लैंड है, वो इंप्रूव होने लग जाएगी, वो सिर्फ और सिर्फ राइस वीट पे डिपेंडेंट नहीं रहेगी। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, सॉइल इंप्रूव होगी, हमारा जो लैंड है वो इंप्रूव होगा, प्लस जो फार्मर्स हैं उनकी डिपेंडेंसी ऑन राइस एंड वीट वो खत्म हो जाएगी। तो अगर राइस या वीट की फसल कभी खराब हो भी रही है, तुमने तो हर बार वो नहीं उगाया, तुमने तो कॉटन उगाया है, पर अगर तुम सिर्फ दो ही तरीके की क्रॉप्स उगा रहे हो तो तुम उन पे बहुत डिपेंडेंट हो, तो तुम्हारी डिपेंडेंसी ऑन दीज क्रॉप्स खत्म हो जाएगी। यू विल हैव ऑप्शंस टू ट्रेड इन मोर टाइप ऑफ क्रॉप्स। तुम अपने जो है कैश क्रॉप्स उगाओ, जिससे तुम ज्यादा पैसा कमा सको, तो तुम अपने क्रॉपिंग पैटर्न्स को चेंज करो।
ठीक है। दूसरी चीज, तुम नॉन फार्म सेक्टर्स की तरफ जाओ, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, एग्रो प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग, टूरिज्म, इन सब चीजों में जाओ। अगर तुम इन सब चीजों में जाते हो तो तुम्हारा डिपेंडेंसी ऑन फार्मिंग खत्म हो सकता है। फार्मिंग का डिपेंडेंसी होता है नेचर पे, और नेचर तो कभी बारिश होगी, कभी नहीं होगी, कभी फ्लड्स आ जाएंगे। तो अगर तुम इसमें जाते हो, तुम्हारा डिपेंडेंस ऑन नेचर भी खत्म हो जाएगा, विच इज अ वेरी गुड थिंग फॉर यू। एग्रीकल्चर सीजनल है, ये पूरा साल चलेगा, विच इज अ बेटर थिंग फॉर यू। तो हमें ये सब में भी जाना चाहिए, हमें हमारे रूरल एरिया के लोगों को सिखाना चाहिए, उनके लिए इन सब चीजों को डेवलप करना चाहिए, सो दैट रूरल एरिया के लोग इंप्रूव हो सके। डाइवर्सिफाई करेंगे तो क्या क्या बेनिफिट्स होंगे? राइज होगा, राइज होगा रूरल एरियाज का। देखते हैं क्या क्या होगा। रिस्क रिडक्शन हो जाएगा। रिस्क कैसे रिडक्शन हो जाएगा? क्रॉप फेलियर का जो रिस्क है ड्रॉट की, फ्लड की वजह से, वही मैंने बोला ना कि एग्रीकल्चर इज हाईली डिपेंडेंट ऑन नेचर, तो एग्रीकल्चर इज अ वेरी रिस्की थिंग। अगर तुम एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस खत्म कर दोगे तो तुम्हारे रिस्क भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है। इंक्रीज इनकम, हमारे फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी। क्यों? एग्रीकल्चर जो है एक तो रिस्की है, उसकी वजह से तुम्हारी इनकम में प्रॉब्लम है। दूसरा वो सीजनल है। दूसरा उसमें अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है बहुत ज्यादा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, और अगर ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई, तुम्हारी इनकम बढ़ जाएगी। और ये प्रॉब्लम्स कब खत्म होंगी? जब तुम डाइवर्सिफाई करोगे। ठीक है। अगला चीज, सीजनल फैक्टर, आई हैव एक्सप्लेन्ड। ठीक है, कि रूरल की जो एग्रीकल्चर है वो एक ही सीजन में होता है, दूसरे सीजन में तुम टेक्निकली अनएम्प्लॉयड हो जाते हो, साल के कुछ महीने तुम अनएम्प्लॉयड रहते ही रहते हो, जस्ट बिकॉज एग्रीकल्चर इज अ सीजनल थिंग। बट अगर तुम एग्रीकल्चर छोड़ के कुछ और करोगे तो तुम साल के 12 महीने काम कर सकते हो। ठीक है। एक्सपोर्ट बूस्टर हो सकता है, अगर तुम कैश क्रॉप्स उगाने लग जाते हो फॉर एग्जाम्पल, तो तुम एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर तुम कुछ भी और चीजें करते हो, जैसे कि हॉर्टिकल्चर, लाइव स्टॉक, एक्वाकल्चर प्रोडक्ट्स, अगर इन सब चीजों में जाते हो तो तुम ये सारी चीजों को एक्सपोर्ट कर सकते हो। और पहले इंडिया में ये सारी चीजें बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करी जाती थी। ये तो ब्रिटिशर्स के आने के बाद हुआ है कि हमारे एक्सपोर्ट्स भी बहुत ज्यादा ठप हो गए थे। ब्रिटिशर्स के आने से पहले ये सब कुछ इंडिया में होता था, एक्सपोर्ट करे जाते थे, लाइव एनिमल्स इंडिया से एक्सपोर्ट करे जाते थे, बहुत अच्छा एक्सपोर्ट सिस्टम इंडिया का था। ठीक है। अच्छा, डाइवर्सिफाई में क्या क्या कर सकते हो? नॉन फार्म एरियाज ढूंढो एम्प्लॉयमेंट के लिए, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, इन आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है। ये सारी चीजों को मैं थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करूंगी, बिकॉज यू डोंट नीड टू लर्न ऑल ऑफ दीज इन डिटेल, बट यू नीड टू नो अबाउट ऑल ऑफ दीज, क्योंकि शॉर्ट में पूछा जा सकता है, या एक 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया जिसमें सारे एक्सप्लेन करने हैं, है ना, एक एक मतलब पॉइंट में। सो ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ना, पर पढ़ना जरूर है, पता होने चाहिए सारे के सारे। ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या है नॉन फार्म एरियाज में। फिशरीज, डेयरी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, आईटी, एक एक करके सारे देखते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री या फिर लाइव स्टॉक फार्मिंग, इसमें हम क्या कर सकते हैं? कैटल, गोट, डक, गूज, इन सब की जो है ब्रीडिंग करवा सकते हैं। रियरिंग एंड केयरिंग फॉर एनिमल, फॉर फार्म एनिमल्स। ठीक है। तुम इनका जो है इनकी स्किन उतार के, ठीक है, उससे कपड़े बना सकते हो। ठीक है ना, मतलब इन एनिमल्स को जो है तुम ब्रीड करवा सकते हो। ठीक है। इन एनिमल्स की मदद से तुम अपने बिजनेस खोल सकते हो। ठीक है। इससे क्या होगा? फूड सिक्योरिटी होगी। ठीक है। स्टेबिलिटी इन इनकम आएगी, विमेन को एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है, ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा तेज हो सकती है। तो तुम एनिमल हस्बेंड्री में जा सकते हो। ठीक है। फिर दूसरा मेरे पास आता है डेयरी। डेयरी में ऑब्वियसली तुम्हें पता ही है कि मिल्क से रिलेटेड काम कर सकते हो, दूध, दही, पनीर, ये सारी चीजें जो है तुम बना करके बेच सकते हो, तुम काउस की मदद से जो है डेयरी में जा सकते हो, ये तो बहुत ऑब्वियस है। ठीक है। इंडिया की जो मिल्क प्रोडक्शन है वो ईयर ऑन ईयर बढ़ रही है, और इंडिया दुनिया भर में जो है फर्स्ट रैंक करता है मिल्क की प्रोडक्शन में। ग्लोबल टॉप 5 कौन है मिल्क प्रोड्यूसर्स, तुम देख सकते हो। ये डाटा याद करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ तुम्हें। इंडिया का 20% शेयर है मिल्क प्रोडक्शन में दुनिया भर में। ठीक है। इंडिया नंबर 1 पे क्यों आता है? क्योंकि इंडिया में ऑपरेशन फ्लड हुआ था, तुमने सुना ही होगा। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन हुई थी, वैसे व्हाइट रेवोल्यूशन हुई थी, जिसके अंदर हमने अपने मिल्क प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा इंक्रीज किया था।
ठीक है। फिशरीज क्या है, फिशेस का तुम जो है उन फिशेस को कैच करो, प्रोसेस करो, सेल करो फिशेस को और अदर एक्वाटिक एनिमल्स को, ठीक है। तो ये फिशरीज का काम तुम कर सकते हो, ठीक है। फिशिंग कम्युनिटी रिगार्ड्स वाटर बॉडी एज देयर मदर। वॉल्यूम ऑफ फिश प्रोडक्शन, शेयर ऑफ फिशिंग इन जीडीपी, वुमेन पार्टिसिपेशन इन फिशिंग, ये सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जो तुम्हें थोड़ी थोड़ी समझनी है फिशिंग से रिलेटेड। तो मैं शॉर्ट में तुम्हें समझा रही हूँ कि जो फिशिंग कम्युनिटी है वो वाटर बॉडी को अपनी एज अ मदर समझती है कि हमें इसकी वजह से हमारा घर चल रहा है, इसकी वजह से हमें पैसा बन रहा है, क्योंकि हम पानी में से फिशेस को निकालते हैं, फिशेस को पकड़ते हैं, उनको बेचते हैं। साउथ की साइड तुम जाके देखोगे तो एक बहुत लेजिट बिजनेस है और लोगों के, कितने ही लोगों के, मछुआरे जिनको बोलते हैं, उनके घर चल रहे हैं पानी की वजह से, इस मदर बॉडी की वजह से, फिशिंग की वजह से, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ फिश प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा है, हमारा 49% है टोटल फिश प्रोडक्शन का, ठीक है, हमारे देश का। विमेन का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है। Though women are not involved in active fishing, still 60% of workforce in export marketing, 40% in internal marketing are women. तो women का तुम देख सकते हो कि डायरेक्टली अगर फिश को पकड़ने में उनका नहीं भी है काम, तो भी एक्सपोर्ट में, ठीक है, इंटरनल मार्केटिंग में विमेन का काफी अच्छा रोल है। क्योंकि जो मछुआरों की जो फैमिलीज होती है ना, यूजुअली वहां पे जो मेल है और जो फीमेल है वो दोनों काम कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आदमी काम कर रहे हैं। तो विमेन के लिए भी काफी अच्छा एम्प्लॉयमेंट सोर्स है यहाँ पे, ठीक है। अगर हम फिशिंग का जीडीपी में सोर्स, जीडीपी में शेयर देखें तो 0.8% है टोटल जीडीपी का, विच इज अ गुड नंबर। ये नहीं कि 0.8 तो बहुत छोटा है। तुम सोचो सिर्फ एक छोटी सी चीज, छोटी सी इंडस्ट्री फिशिंग, उसका कितना बड़ा शेयर है हमारे जीडीपी में, 0.8%। यूजुअली इन सारे जो है स्टेट्स में फिशिंग होती है, बिकॉज यूजुअली फिशिंग वही हो सकती है जहाँ पे जो है आपको सी के साथ, तुम्हारा सी के साथ कोस्ट हो तुम्हारा, ठीक है, समुद्र तट हो जिन, है ना, शहरों में, जिन स्टेट्स में, उनके ही फिशिंग हो सकती है। अगर तुम सोचो दिल्ली में फिशिंग नहीं होती, ऑब्वियसली नहीं हो सकती, समुद्र तट होना चाहिए, ठीक है। फिर है हॉर्टिकल्चर, ठीक है। हॉर्टिकल्चर क्या है, साइंस और आर्ट ऑफ कल्टीवेटिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ट्यूबर क्रॉप्स, फ्लावर, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, स्पाइसेस एंड प्लांटेशन क्रॉप्स, ठीक है। तो तुम अलग अलग फ्रूट्स, अलग अलग वेजेस को, अलग अलग फ्लावर्स को, मेडिसिनल प्लांट्स को, इन सब की क्रॉपिंग करो, इन सबको हार्वेस्ट करो, इन सबको उगाकर बेचो, इस चीज को हॉर्टिकल्चर बोला जाता है, ठीक है। अगेन इंडिया इसमें भी वर्ल्ड लीडर है, जैसे कि मैंगो, बनाना, कोकोनट, ये सारी चीजें, स्पाइसेस तो हमारे है ही फेमस। तो इन सब चीजों को जो उगाने में, उगा के बेचने में इंडिया जो है वर्ल्ड लीडर है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर में भी विमेन को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, इंडिया वर्ल्ड लीडर है हॉर्टिकल्चर में भी, और इससे इकोनॉमिक कंडीशन हमारे देश की इंप्रूव हुई है। इसके लिए भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ, क्योंकि तुम्हें इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लास्ट मेरे पास है आईटी। आईटी तुम्हें पता ही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स, टेलीकॉम से रिलेटेड है। तो रिट्रीव एंड स्टोर एंड ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन, आईटी जो है आज की डेट में इंडिया में सबसे ज्यादा इम्प्रूव हो रहा है, क्योंकि इंडिया में ऑलमोस्ट एवरीवन वांट्स टू बिकम एन इंजीनियर, है ना। कितने लोग मतलब साइंस में जाते हैं, मुझे समझ नहीं आता क्यों भाई। इंजीनियर का अब तो बहुत क्रेज कम हो चुका है, पहले तो होता था कि भैया हमारा बेटा तो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। तो वो जो इतने सारे इंजीनियर्स ओवर द इयर्स माँ बाप ने बनाए हैं, है ना, तो वो सारे अब कहाँ जाएंगे, वो सारे आईटी में जा रहे हैं, वो सारे घर बैठ के वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। बाहर की कंपनीज जो है यहीं पे वर्क फ्रॉम होम दे रही हैं इंजीनियर्स को, आईटी के सेक्टर में वो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कंप्यूटर से रिलेटेड, आजकल एआई से रिलेटेड सारा काम है, घर बैठ के इंजीनियर्स जो है अपने लैपटॉप से कर रहे हैं। उसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम अगर एक मतलब लोकल कॉलेज से भी इंजीनियरिंग कर रहे हो तो तुम्हें जो है आईटी के सेक्टर में जॉब मिल जाती है। तो अगर तुम इसमें जाते हो तो बहुत अच्छा है, फार्मर्स के लिए भी बहुत अच्छा है, फार्मर्स के लिए भी आईटी सेक्टर बहुत हेल्पफुल है। ऑब्वियसली सरकार के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है, एम्प्लॉयमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा आईटी सेक्टर हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। लास्ट मेरे पास यहाँ पे टॉपिक आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, जो कि मेरा मेन एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको मैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। ऊपर जो डाइवर्सिफिकेशन का हमने पढ़ा, ये मैंने बहुत फास्ट समझाया है, डिटेल में नहीं समझाया, क्योंकि तुम्हें समझना भी नहीं है। बस तुम्हें इसका थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि हॉर्टिकल्चर में फ्रूट्स वेजीज उगा रहे हो। फिशिंग में हमारी जो है ऑब्वियसली देश बहुत अच्छा है, एंड फिशिंग से विमेन को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, फिशिंग से भी काफी हमारा अच्छा घर चल रहा है, ठीक है। और क्या हमने पढ़ा है, क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करने हैं, ये हमने पढ़ा है। तो ये सारी चीजें
ठीक है, थोड़ी थोड़ी तुम्हें पता होनी चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आना लाजमी है, क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का सिंपल क्या मतलब है भैया, कि तुम जो अपना खाना उगा रहे हो उससे किसी भी नेचुरल चीज को, नेचर को नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। हर चीज नेचुरल उसके अंदर होनी चाहिए, जिसकी वजह से हम जो इंसान है जो खा रहे हैं उनके ऊपर भी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो। यानी कि वो केमिकल बेस्ड जो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड है, अगर वो हमारे खाने में ना हो तो मैं उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग बोल सकती हूँ। ठीक है, there is a considerable rise in awareness of the harmful effect of chemical based fertilizer and pesticide। धीरे धीरे ओवर द इयर्स जैसे जैसे भारत में लिटरेसी बढ़ रही है, लोगों को पता चल रहा है कि जो केमिकल्स हैं वो हमारे लिए कितने हानिकारक हैं। ऑब्वियसली हमारे नेचर के लिए तो हानिकारक हैं ही, हमारे एनिमल्स के लिए भी हानिकारक हैं, हमारी सॉइल के लिए भी हानिकारक हैं, पर सबसे ज्यादा वो हम इंसानों के लिए भी हानिकारक हैं। तो इंसानों के लिए, जानवर के लिए, सॉइल के लिए, नेचर के लिए, सबके लिए हानिकारक है केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड जो हम यूज करते हैं, जो कि स्पेशली ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद बहुत ज्यादा यूज होने लग गए हैं। ठीक है, तो इसलिए ओवर द टाइम हम बहुत ज्यादा एफर्ट डाल रहे हैं कि हम इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज को लेकर आए। इसी टेक्नोलॉजी, इको फ्रेंडली चीज को हमने बोला ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है, हम किसी भी सिंथेटिक इनपुट का यूज नहीं करते। इनपुट माने जो भी हम डाल रहे हैं अपनी फसल में, अपने क्रॉप्स में, वो सिंथेटिक नहीं होनी चाहिए, वो 100% नेचुरल होनी चाहिए। सिंथेटिक से क्या मतलब है, कोई भी पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर, कोई भी फूड कलर, एडिटिव्स, वो नहीं होना चाहिए, एकदम नेचुरल होना चाहिए। जैसे कि खाद, एनिमल मेन्योर, ऑफ फार्म ऑर्गेनिक वेस्ट, क्रॉप रोटेशन। अगर तुम्हारे घर पे, ऑब्वियसली घर पे खाना सबके बनता है ना, जो भी हमारे फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स की जो भी वो होती है ना ऊपर वाली लेयर, छिलका जो भी होता है ना, वो छिलका जो हम छीलते हैं किसी भी फ्रूट वेजिटेबल का, वो जो छिलका होता है वो पता है कितना ज्यादा यूजफुल होता है। अगर तुम उस छिलके को, वो जितना भी तुम्हारा वेस्ट है, हम ये चीज करते हैं हमारे घर में, जितना भी वेट वेस्ट होता है किचन का, वो सारे के लिए एक अलग डस्टबिन रखो, उस सारे को अलग से कलेक्ट करो और एक पिट बना दो कहीं पे साइड में। हमारे पास जैसे साइड में किचन, वी हैव अ किचन गार्डन, तो वहां पे हमने पिट बनाई हुई है एक, वो खोदो, गड्ढा खोदो, और उस गड्ढे के अंदर डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो हर रोज अपना वेट वेस्ट। लेट्स से 1 महीने के अंदर वो पिट भर जाती है, उसको पूरा ऊपर से बंद कर दो। 1-2 महीने के अंदर वो अंदर ही मिट्टी के अंदर गर्मी से वो जितना भी सारा वेट वेस्ट होता है उससे क्या बन जाती है, ऑर्गेनिक एकदम मेन्योर बन जाती है, इतनी अच्छी खाद बन जाती है जो तुम्हारी मिट्टी के ऊपर अगर तुम डालोगे नेचुरल फर्टिलाइजर की तरह काम करती है तुम्हारे, और वो तुम्हारी क्रॉप्स को सही तरीके से उगाने में भी हेल्प करती है, और क्रॉप्स को 100% ऑर्गेनिकली उगाने में वो हेल्प करती है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करो तुम, बहुत अच्छी बात है, तुम्हें भी अपना वेट वेस्ट को इस तरीके से यूज करना चाहिए, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है ये। क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके, FAFER, फेफर, जो भी, चलो ये हमने बनाया है एक्रोनियम। ठीक है, हाँ चलो ठीक है, और तो कुछ नहीं बन पाएगा, यही बनेगा। ठीक है, यही एक्रोनियम बनेगा, ये हमारा एक्रोनियम है बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या क्या है, सबसे पहले तो है सेफ्टी ऑफ एनवायरनमेंट। अच्छा, सेफर नॉट एफ, हाँ मैं भी तो बोलूं यार ये क्या बना दिया हम लोगों ने, ऐसे तो हम बनाते नहीं है। दिस विल बी सेफर, एस से, है ना। हाँ, तो सेफ्टी ऑफ एनवायरनमेंट, ऑब्वियसली एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट हो रहा है बेटा। जब भी तुम केमिकल पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स बनाते हो, तो बनाते वक्त भी, जब तुम फैक्ट्रीज में बना रहे हो तब भी बहुत पोल्यूशन हो रहा है, प्लस जब उसको सॉइल में डालते हो तो सॉइल उससे खराब होती है, अच्छी नहीं होती है। जो उससे तुम फ्रूट वेजिटेबल उगाते हो वो भी उससे जो है खराब होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है, तो तुम्हारे नेचर के लिए बहुत ज्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, एडिंग इनकम थ्रू एक्सपोर्ट, ऑर्गेनिक फूड बहुत महंगा बिकता है। इंडिया में महंगी चीजें इतनी आज की डेट में भी लोग नहीं खरीदते हैं, पर दूसरे देशों के लोग महंगी चीजें खरीदते हैं, उनके पास वो इनकम लेवल्स हैं कि वो उतना खर्चा कर सकते हैं, तो दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करा जाता है ऑर्गेनिक फूड, और बहुत अच्छा पैसा मिलता है ऑर्गेनिक फूड के एक्सपोर्ट्स का। सो वो बहुत एक अच्छी चीज है।
फूड भी ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हाईली वैल्यूएबल होता है, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी होती है। केमिकल फार्मिंग वाला फूड, मतलब अगर तुम आज के डेट में बोलो ना मैं बाहर का खाना नहीं खाता, मैं तो घर का खाना खाता हूँ, तुम्हारा घर का खाना भी केमिकल से भरा हुआ होता है, क्योंकि तुम्हारी फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो तुम बाजार से लाते हो वो केमिकल से भरी हुई होती है, जो कि न्यूट्रिशियस नहीं होती है। सो इट्स बेटर कि तुम ऑर्गेनिक फूड खाओ अपने घर पे, अगर साइड में कुछ एरिया है, किचन गार्डन बना सकते हो वो बनाओ, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, इकोनॉमिक फार्मिंग है, इकोनॉमिकल फार्मिंग है, जो भी तुम उसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स ये सब चीजें डाल रहे हो वो बहुत महंगी आती है। अगर उसकी जगह तुम घर पे खाद बना रहे हो वो फ्री में बन जाएगी, कूड़े से ही तो बनानी है, कचरे से जो छिलका उतारा है उसी से तो बनानी है, तो तुम्हारा पैसा भी बचेगा, केमिकल फर्टिलाइजर्स पे लगाना नहीं पड़ेगा पैसा। इकोनॉमिकल फार्मिंग है, ठीक है, वो तो हमने बता ही दिया कि तुम HYV सीड्स केमिकल फर्टिलाइजर्स इन सबको जो है रिप्लेस कर सकते हो ऑर्गेनिक इनपुट्स के साथ। एंड ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा, अगर तुम ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कर रहे हो, अगर तुम अपना एक फार्म खोलते हो जहां तुम ऑर्गेनिक फार्मिंग करोगे, ऑब्वियसली वहां पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो दोगे ही, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। ठीक है, अच्छा, बट प्रॉब्लम क्या है, अगर इतना ही अच्छा है ऑर्गेनिक फार्मिंग, फिर हर कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों नहीं कर लेता, फिर हम क्यों खा रहे हैं केमिकल वाली चीजें, कुछ तो प्रॉब्लम होगी। तो लेट्स सी क्या प्रॉब्लम है, लेट्स से क्या क्या चैलेंजेस है। सबसे पहले शॉर्टर फूड लाइफ, ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो खाना बनाया जाता है उसकी फूड की लाइफ बहुत छोटी होती है, वो बहुत जल्दी खाना खराब हो जाता है, और फार्मर्स को अपने फार्म से उगा के कस्टमर तक पहुंचाने में फूड को टाइम लगता है, स्पेशली अगर तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो फिर तो और भी ज्यादा टाइम लगेगा। बट इसके केस में फूड की लाइफ छोटी होती है। तुम सोचो ना, केमिकल डालते ही क्यों है खाने में, केमिकल इसलिए डालते हैं ताकि फूड की लाइफ बड़ी हो सके, कि अगर 2 दिन तक सामान नहीं बिका तो भी सामान खराब ना हो, इसलिए केमिकल डाला जाता है। पर ऑर्गेनिक फार्मिंग में केमिकल नहीं डाल रहे हो तो इसकी शेल्फ लाइफ छोटी होती है। लिमिटेड चॉइस ऑफ क्रॉप्स, हर चीज को तुम ऐसे नहीं उगा सकते, अगर हर चीज ऐसे उगाई जा सकती तो ऐसे ही उगाई जा रही होती, पर बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स है जो बिना फर्टिलाइजर्स के उगाई ही नहीं जा सकती, वो उग ही नहीं पाएंगी, उनको फर्टिलाइजर्स की जरूरत होगी। सो लिमिटेड चॉइस ऑफ क्रॉप्स है, इन्वॉल्व्स लो यील्ड। देखो हमारे देश में भूखमरी थी पहले, ग्रीन रेवोल्यूशन इसलिए आया था, ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, केमिकल साथ लेके आया था, बट दैट वाज अ नेसेसिटी, क्योंकि लोग भूखे मर रहे थे। भूखे मरने से तो अच्छा है ना खाना मिल जाए, केमिकल वाला ही मिले, मिल तो जाए। ऑर्गेनिक फार्मिंग के केस में खाना उतने लार्ज अमाउंट में हमें नहीं मिल पाएगा जितना हमारी जरूरत है, जितना हमारे देश में पॉपुलेशन है, हर किसी का पेट नहीं भर पाएगा, क्योंकि यील्ड इतनी ज्यादा होती नहीं है, क्रॉप्स इतनी ज्यादा उगती ही नहीं है। केमिकल्स वाले टीके क्यों लगाते हैं, ताकि मैंगो जो इतना सा है वो इतना बड़ा हो जाए, जो इतना सा तरबूज है वो इतना बड़ा हो जाए, इसीलिए तो केमिकल के टीके लगाए जाते हैं। ठीक है, तो लो यील्ड को ज्यादा करने के लिए केमिकल यूज होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग से वो नहीं हो सकता। मार्केटिंग फैसिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर आज की डेट में इतना है ही नहीं। मैंने जैसे बोला कि जो हमारी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो कॉस्टली है, ऑर्गेनिक फूड कॉस्टलियर होता है, उसके लिए तुम्हें बहुत अच्छी मार्केटिंग फैसिलिटीज चाहिए ताकि लोगों तक सही से पहुंचा सको, वो आज की डेट में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये आई थिंक गलती से ये स्लाइड यहाँ पे आ गई है, चलो एनीवेज यहाँ पे हमारा जो है चैप्टर होता है खत्म। हमने क्या पढ़ा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत अच्छी चीज है, नेचर के लिए भी अच्छा है, सॉइल के लिए भी अच्छा है, एनिमल्स के लिए भी अच्छा है, और हम लिविंग एनिमल्स, लिविंग बींग्स, इंसान, हम लोगों के लिए भी ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, क्योंकि हमारा जो फूड है वो केमिकल से भरा हुआ है, तो वो हमारे लिए न्यूट्रिशियस और उतनी ज्यादा वैल्यू एडिशन हमारे लिए होती ही नहीं है जितना हमें लगता है, बिकॉज बहुत ज्यादा केमिकल वाला फूड आज की डेट में हमारे पास है। अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो एक्सपोर्ट करके भी पैसा कमाएंगे, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, अच्छा खाना भी खाएंगे, एनवायरमेंट भी बचेगा। पर ऑर्गेनिक फार्मिंग करोगे तो पैसा भी लगता है, महंगा सामान भी बिकता है, और शेल्फ लाइफ बहुत छोटी होती है ऑर्गेनिक फूड की। ठीक है, एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग में और क्या है भैया, लिमिटेड चॉइस ऑफ क्रॉप्स होती है और कम ही यील्ड आती है, ज्यादा
क्रॉप्स उगाई नहीं जा सकती उसकी वजह से, ठीक है। इसलिए आज की डेट में ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत ज्यादा अडॉप्ट तो नहीं हुआ है, बट धीरे धीरे अडॉप्शन ऑर्गेनिक फार्मिंग की बढ़ रही है। स्पेशली अगर तुम एक्सपोर्ट में जाते हो तो एक्सपोर्ट्स ऑर्गेनिक फार्मिंग के बढ़ रहे हैं। सो ये कुछ प्रोज एंड कॉन्स है ऑर्गेनिक फार्मिंग के, जिसके ऊपर क्वेश्चन पक्का आने वाला है। प्लीज इस कंटेंट 10% इंपॉर्टेंट मार्क करके अच्छे से पढ़ के जाना। डाइवर्सिफिकेशन इज नॉट एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट उसका भी क्रक्स तुम्हें पता होना चाहिए, सबका मतलब तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। चलो यहाँ पे ये मेरा चैप्टर होता है खत्म। इसके बाद हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। अच्छे से पढ़ाई करते रहना। थैंक यू, बाय बाय।